ज्यादा पापी कौन? बेताल पच्चीसी चौथी कहानी। बहुत पुरानी बात है। भगवती नाम का एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम रूपसेन था। राजा को अपने विवाह की बहुत इच्छा थी। एक दिन राजा ने अपने साथ रखे एक चिंतामणि तोते से पूछा, चिंतामणि को बताओ कि मैं किससे शादी करूंगा। तोते चिंतामणि ने कहा, मगध की राजकुमारी जिसका नाम चंद्रावती है। जब राजा रूपसेन ने चिंतामणि तोते से यह सुना तो उन्होंने एक ज्योतिषी को अपने दरबार में बुलाया और राजा रूपसेन ने ज्योतिष से वही प्रश्न पूछा, मुझे बताओ कि मैं किससे शादी करूंगा। तो यह आश्चर्य की बात थी कि ज्योतिष ने भी तोते चिंतामणि के समान ही उत्तर दिया। मगध की राजकुमारी को भी अपने भावी जीवन साथी के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। तो राजकुमारी ने भी अपने साथ मैना रखा जिसका नाम मंजरी था और पूछा, मंजरी को बताओ कि मैं किससे शादी करूंगा। मैना ने भी उत्तर दिया, आपका विवाह राजा रूपसेन से होगा, जो भगवती नाम के शहर के राजा हैं। इसकी जानकारी मिलने के बाद दोनों को शहर के बीच एक दूसरे से मिलने का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे दोनों ने स्वीकार कर लिया और फिर राजा और राजकुमारी दोनों का विवाह तय हो गया और उसके बाद राजा रूपसेन और राजकुमारी चंद्रावती का विवाह हो गया। शादी के बाद रानी अपने साथ रखे मैना को भी भगवती नगर ले आई। राजा रूपसेन ने रानी की मैना की शादी अपने तोते से करा दी और दोनों को एक ही पिंजरे में रख दिया। इस तरह तोता और मैना दोनों एक साथ एक पिंजरे में खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी ओर राजा रूपसेन और रानी चंद्रावती भी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मैना और तोते के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। मैना गुस्से से कहने लगती है कि एक आदमी पापी है, धोखेबाज है। तोता भी क्रोधित हो गया और कहा कि एक औरत लालची है, वह झूठी है और वह एक हत्यारा भी है। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात राजा रानी के पास चली गई। राजा ने उन दोनों से पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतना क्यों लड़ रहे हो। मैना ने झट से कहा कि पुरुष बहुत बुरे होते हैं और फिर वह सीधे मुद्दे पर चली गईं। उन्होंने वह कहानी भी सुनाई जिसमें उन्होंने एक को बताया कि कई साल पहले इलाहापुर शहर में एक सेठ रहता था जिसका नाम महाधन था। उस सेठ के घर विवाह के कई वर्ष बाद उसे एक पुत्र हुआ। सेठ ने अपने पुत्र को बहुत अच्छे से पाला था, अच्छे संस्कार दिए। जब सेठ का बेटा बड़ा हुआ तो वह बुरी संगत में पड़ गया और जुआ खेलने लगा। जुए की लत ने उसे जुआ खेलने में बहुत सारा पैसा गंवा दिया। इस बीच सेठ महाधन की मृत्यु हो जाती है। जुए की लत के कारण सेठ का लड़का बचा हुआ पैसा जुए में खो देता है और फिर पैसे न होने के कारण लड़का अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर चंद्रपुरी चला जाता है। दूसरे शहर में जाने के बाद सेठ का लड़का हेमगुप्ता नामक ऋण देने वाले साहूकार से मिलता है। लड़के ने साहूकार को अपने पिता के बारे में सारी जानकारी दी और उसे एक झूठी कहानी भी सुनाई कि वह कुछ व्यापार करके एक जहाज से लौट रहा था और उस समुद्र में इतना तेज तूफान आया कि उसका जहाज वहीं डूब गया। वह किसी तरह जान बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। यह सुनकर साहूकार ने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। इसी बीच हेमगुप्त साहूकार को ध्यान आया कि सेठ का यह लड़का मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पति साबित हो सकता है। साहूकार के कहने के बाद सेठ का लड़का तुरंत तैयार हो गया और इस प्रकार साहूकार की पुत्री और सेठ के लड़के का विवाह हो जाता है। शादी के कुछ दिन के बाद साहूकार अपने दामाद का काफी सत्कार करने के बाद साहूकार ने अपनी बेटी को खूब सारा धन देकर उसे विदा कर देता है। दोनों के साथ साहूकार ने एक दासी को भी भेजा था। जब सेठ का पुत्र और साहूकार की पुत्री को अपने साथ ले जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अपने सारे गहने मुझे दे दो, इस रास्ते में कई लुटेरे रहते हैं। तो उसकी पत्नी ने उसकी बात को मान लिया और अपना सारा गहना निकालकर अपने पति को दे दिया। उसके पति ने उस दासी को मारकर कुएं में फेंक दिया और अपनी पत्नी को भी कुएं में पीछे से धक्का दे दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज को सुनकर वहां से एक कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है।
वह महिला को कुएं से निकलने में मदद करता है और उसने उसके घर का पता पूछता है और फिर वह अपने पिता के पास पहुंच जाती है। उसने अपने पिता को सारी बात सुनाई। उसके पिता ने कहा, कुछ लुटेरों ने उसे लूट लिया होगा और दासी को मार दिया होगा। साहूकार अपनी रोती हुई बेटी को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति जिंदा ही होगा और वह कभी ना कभी लौटकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। उधर सेठ का लड़का अपने नगर पहुंचकर दोबारा से सारे पैसे और जेवरात जुए में हार जाता है और पैसे खत्म होने के बाद उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। फिर वह लड़का काफी परेशान होकर सोचता है कि मैं फिर से उसी नगर जाकर साहूकार के पास जाता हूँ। वहां पहुंचते ही उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने अपने पिताजी को सच नहीं बताया है, मैंने अपने पिताजी को कोई झूठी कहानी सुना दी है। और उसने झूठी कहानी के बारे में अपने पति को सारी बात बता दी। जैसे ही साहूकार अपने दामाद से मिलता है तो वे उसका फिर से भव्य स्वागत करता है। कुछ दिन के बाद साहूकार के घर में एक अजीब घटना घटती है। सेठ का लड़का अपनी पत्नी को मारकर सारे जेवरात लेकर वहां से भाग जाता है। यह कहानी बताते हुए मैना कहती है कि महाराज, यह सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यही कारण है कि मुझे आदमी पापी लगते हैं और मैं उसे पापी कहती हूँ। मैना की कहानी सुनने के बाद राजा रूपसेन तोते से कहते हैं, अब मुझे बताओ कि एक महिला को दुष्ट क्यों कहा जाता है। इस पर तोता भी एक नई कहानी सुनाने लगता है। यह बताता है कि कई साल पहले कंचनपुर नाम का एक कस्बा था, जहां एक सेठ रहता था जिसका नाम सागर दत्त था। उनका श्रीदत्त नाम का एक पुत्र था और उनका विवाह श्री विजयपुर नामक एक अन्य शहर से हुआ था और श्री विजयपुर के सोमदत्त की बेटी के साथ सेठ थे। श्रीदत्त की शादी के कुछ दिनों बाद श्रीदत्त व्यापार करने के लिए दूसरे देश के लिए रवाना हो जाते हैं। उनकी पत्नी जयश्री उनका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, लेकिन जब 12 साल बीत जाते हैं और लड़का दूसरे देश से नहीं आता है, इसलिए अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए एक दिन वह एक नए आदमी से मिलती है और वह उसे बहुत पसंद करने लगती है। वह उस व्यक्ति को अपने दोस्त के घर भी आमंत्रित करती है और उससे बात करना शुरू कर देती है और फिर देखती है कि श्रीदत्त की पत्नी और युवक हर दिन अपने दोस्त के घर मिलने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक दिन जयश्री का पति श्रीदत्त दूसरे देश से वापस आ जाता है। जयश्री अपने पति को देखकर खुश नहीं है, बल्कि गुस्सा हो जाता है। जब श्रीदत्त थक कर घर लौटता है तो वह बिस्तर पर जाता है और आराम करता है, तो मौका देखकर उसकी पत्नी जयश्री उस युवक से मिलने जाती है। लेकिन जयश्री के जाते ही एक चोर उसे देख लेता है और पीछा करने लगता है। वह देखता है कि वह किसी के घर गई है। जिस युवक से जयश्री मिलने गई थी, दुर्भाग्य से वह युवक सांप के काटने से मर जाता है और जयश्री जैसे ही उसे देखती है, उसे लगता है कि वह सो रहा है। उसी समय एक पेड़ के नीचे बैठा भूत मृत युवक के शरीर में प्रवेश करता है और महिला की नाक काट देता है और फिर से पेड़ पर बैठ जाता है। रोते हुए जयश्री अपनी सहेली के घर पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है। सब कुछ जानने के बाद उसकी सहेली जयश्री को सलाह देती है कि वह चुपचाप घर चले जाए और जोर जोर से रोने लगे। इसलिए जब लोग पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, तो आप अपनी नाक से कहते हैं, तुम्हारे पति ने तुम्हें काट दिया, और वह उसके घर जाती है और वही करती है। लड़की के पिता ने श्रीदत्त से शिकायत की। इसके बाद इन सभी को शाही दरबार में पेश किया जाता है। राजा जैसे ही लड़की की कटी हुई नाक देखता है, वह क्रोधित हो जाता है और उसके पति को भी फांसी देने का फैसला सुनाता है। वह चोर भी शाही दरबार में मौजूद है, जिसने रात में श्रीदत्त की पत्नी को घर से निकलते देखा था और दूसरी चीजें भी देखी थी। राजा द्वारा दी गई सजा को सुनकर चोर दुखी हो जाता है और किसी तरह खुद को अंदर से समेट लेता है। वह उस रात की सारी कहानी राजा को बताता है।
कोई उस पर विश्वास नहीं करता, तो चोर उस बात को साबित करने के लिए सभी को वहां ले जाता है और उस युवक की लाश में अभी भी भूत रहता है और इस मामले की जांच की जाती है और चोर जो कहता है वही सच सामने आता है। इसे याद करते हुए तोता कहता है कि राजा रूपसेन की औरतें कितनी मतलबी हैं। तब राजा ने उस स्त्री का सिर मुंडवाकर गधे पर लिटा दिया और नगर में ले आया और नगर के बाहर छोड़ दिया। यह कहानी सुनाते हुए बेताल पच्चीसी ने कहा, राजा विक्रमादित्य से कहो कि दोनों में अधिक पापी कौन है। राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, स्त्री। बेताल पच्चीसी ने पूछा, क्या? राजा ने कहा, मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, उसे धर्म का थोड़ा सा विचार है। स्त्री में धर्म का थोड़ा सा विचार नहीं है, इसलिए वह अधिक पापी है। राजा की यह बात सुनकर बेताल पच्चीसी फिर से राजा के कंधे से उड़ जाता है और फिर एक पेड़ पर लटक जाता है। तो मैं आपको फिर से एक नई कहानी सुनाता हूँ। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।